तो काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर विसरण और परासरण पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं विसरण और परासरण क्या होता है। तो प्रश्न है, विसरण और परासरण क्या है? व्हाट इज़ डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस? तो विसरण और परासरण को समझना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे विसरण की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा है, विसरण गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता भाग से कम सांद्रता भाग की ओर गमन क्या कहलाता है? तो ये विसरण कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे 3 उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। तो पहला है किसी कमरे में अगरबत्ती का जलना, और दूसरा इसी में है इत्र की गंध हवा में। तो जैसा कि विसरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं की उनकी अधिक सांद्रता भाग से कम सांद्रता भाग की ओर गमन विसरण कहलाता है। और इसका पहला उदाहरण है कमरे में अगरबत्ती का जलना। तो ये एक कमरा हो गया और यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो है अगरबत्ती का धुआं जो वायु में फैल रहा है, ठीक। तो जो सेंट के जो कण होते हैं यहाँ पे इसकी सांद्रता काफ़ी ज़्यादा है इस वाले भाग में, और यहाँ पे काफ़ी कम है, ठीक। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ये कहलाता है विसरण। ये तब तक होगा जब तक कि पूरे रूम में अगरबत्ती का खुशबू नहीं चला जाता, यानी अधिक वाले भाग से कम वाले भाग की ओर गमन। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है तो ये चारों तरफ फैलेगा, यहाँ पे नहीं है या काफ़ी कम है तो ये फैलेगा। तो यही कहलाता है विसरण, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आइए इसके बाद देखिए इत्र की गंध भी हवा में, ठीक है। यहाँ पे इत्र की बोतल है, तो इत्र की बोतल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गंध की सांद्रता है काफ़ी ज़्यादा है। ये कमरा है और इस कमरे के इस भाग में यहाँ पे बोतल खोल दी गई है इत्र की, यहाँ पे गंध की सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ पे कमरे के दूसरे भाग में काफ़ी कम है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ये कहलाता है विसरण, ठीक है। तो विसरण की क्रिया जो होती है हवा में भी होती है, पानी में भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में भी होती है। तो ये तो हो गया पहला उदाहरण। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण, जल में स्याही या रंग का घुलना। तो ये पात्र में जल है, ठीक, और यहाँ पे एक बूंद स्याही या आप इसे रंग भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे गिरा दी है। तो यहाँ पे गिरने के बाद पानी में क्या होगा? तो पानी में धीरे धीरे फैलने लगेगा, धीरे धीरे फैलने लगेगा, यानी यहाँ पे इसकी सांद्रता अधिक है और यहाँ पे काफ़ी कम है। तो अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर जो सांद्रता का गमन होता है वो कहलाता है विसरण। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तीसरा जो है जीवों में श्वसन। तो सांस लेना, जितने भी जीव होते हैं सांस लेना भी विसरण क्रिया द्वारा ही संपन्न होता है। तो ये कैसे होता है? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सांस लेना कैसा विसरण है? तो ये वायु का विसरण यानी गैसों का विसरण है। तो परिभाषा फिर से देख लेते हैं, गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता भाग से कम सांद्रता भाग की ओर गमन विसरण कहलाता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए हम सांस क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में है, अधिक सांद्रता है, और हमारे बॉडी में काफ़ी कम है। तो अधिक सांद्रता की ओर गमन हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो अधिक से कम की ओर। और क्या है हमारे पास CO2 है अधिक सांद्रता में, तो हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, तो अधिक से कम की ओर, ठीक है। तो ये हो गया विसरण क्रिया। तो सांस लेना भी जो होता है वो विसरण क्रिया द्वारा ही संपन्न होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वायु में सांस लेना और मछलियों का भी सांस लेना वो होता है जल का विसरण, ठीक, वो भी हो जाएगा जल का विसरण द्वारा, जो गिल्स के माध्यम से होता है मछली का सांस लेना। और ये हो गया। तो आइए इसके बाद हम समझ लेते हैं परासरण के बारे में। क्या होता है परासरण? तो ये परिभाषा है परासरण की, इसका इंग्लिश होता है ओस्मोसिस। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, परासरण सिर्फ जल में ही संपन्न होता है, गैस में नहीं होता। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जल के अधिक सांद्रता क्षेत्र से जल के अणु कम सांद्रता क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और इसका उदाहरण ये है किशमिश का पानी में फूल जाना। ये कौन सी घटना है? ये परासरण की घटना है। तो आइए कुछ बातें हम इसके बारे में जानेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा।
तो यहाँ पे जो स्थिति बताई गई है आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पात्र हो गया, इसका नाम है पात्र ए, और ये हो गया पात्र बी, ये दूसरा बर्तन हो गया, और इसमें 5 लीटर पानी है और चीनी कितना है 100 ग्राम, ठीक है। और इस पात्र में 5 लीटर पानी है और चीनी भी है 5 किलो, ठीक है। ये दोनों बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न होती है हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं, चीनी की सांद्रता काफ़ी कम है और पानी की सांद्रता काफ़ी ज़्यादा है, इसमें चीनी और भी घुल सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ चीनी की सांद्रता, चीनी तो 100 ग्राम है और पानी है 5 लीटर, यहाँ चीनी की सांद्रता काफ़ी कम है और पानी की सांद्रता काफ़ी अधिक है। और यहाँ पे देखिए, चीनी की सांद्रता और पानी की सांद्रता दोनों ही बराबर है, यानी चीनी की सांद्रता अधिक है, ठीक है, और पानी की सांद्रता भी अधिक है, यानी हम बराबर भी इसको कह सकते हैं। इसके तुलना में तो ये तो अधिक है चीनी की सांद्रता। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इसमें चीनी और घुल सकता है, इसमें चीनी और नहीं घुल सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति को समझने के बाद आइए हम दूसरा स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे परासरण का जो उदाहरण दिया गया है कि किशमिश का पानी में फूल जाना, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बर्तन है, तो बर्तन में क्या है, पानी है, तो हम उसमें किशमिश के कुछ दाने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा है कि बर्तन के बाहर पानी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि बर्तन के पानी ज़्यादा है, ठीक है, और किशमिश के अंदर पानी काफ़ी कम है। तो पानी ज़्यादा है बर्तन के बाहर, तो अधिक हो गया, तो अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। जो किशमिश होता है वो ऐसे तो होता नहीं, उसके ऊपर एक परत होती है और उस परत को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो द्रव का अधिक से कम की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवेश करना कहलाता है परासरण, ठीक है। तो किशमिश के बाहर देखिए, किशमिश के बाहर ये जो बर्तन में किशमिश रखा है इसके बाहर पानी ज़्यादा है और किशमिश के अंदर पानी कम है। तो ये तो बर्तन के बाहर अधिक सांद्रता हो गई पानी की और अंदर हो गई काफ़ी कम। और इस प्रकार भी आप कह सकते हैं किशमिश के अंदर चीनी की मात्रा ज़्यादा है लेकिन पानी की मात्रा कम है, ठीक है। तो फिर से इसको देख लेते हैं। तो बर्तन के बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है और किशमिश के अंदर पानी की मात्रा कम है। तो ज़्यादा से कम की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है, परासरण, और जिसके द्वारा किशमिश फूल जाता है, यानी बाहर का पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है किशमिश का पानी में फूल जाना, परासरण। तो ये तो किशमिश हो गया। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर हम एक बर्तन में ये अंगूर डाल दें पानी में भर के, तो अगर अंगूर डाल देते हैं तो वो क्या फूलेगा, अंगूर तो नहीं फूलेगा। क्यों नहीं फूलेगा, क्योंकि अंगूर के बाहर पानी की मात्रा और अंगूर में भी पानी की मात्रा वो इक्वल है, वहाँ पे परासरण नहीं हो सकता कि अंदर भी पानी की मात्रा और बाहर भी पानी की मात्रा दोनों बराबर हैं। परासरण का प्रयोग काफ़ी क्षेत्र में किया जाता है, दैनिक जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। आरओ जो होता है, ठीक, रिवर्स ओस्मोसिस आरओ वाटर जो होता है वो परासरण क्रिया द्वारा ही संपन्न होता है। जो हम लोग पीने के लिए प्रयोग में लाते हैं आरओ का वाटर, रिवर्स ओस्मोसिस होता है, यानी परासरण दाब द्वारा इसे संचालित किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है विसरण और परासरण में अंतर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।